मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्तारं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में हमारी आखिरी क्लास की चर्चा पुद्गल के स्कंधों की पर्याय जो होती है उस पर चली थी, बराबर ना। और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि स्कंध में जो जो 10 प्रकार की दशाएं हैं, कौन कौन सी? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, ये क्या क्या है ना। और वहां एक प्रश्न जिस पर हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी और फिर क्लास का टाइम पूरा हो गया था, वो ये था कि जब ये दोनों ही दो मतलब कौन कौन सी, पहले नंबर 23 नंबर और 24वें नंबर का सूत्र है, उसमें जब स्पर्श रसगंध वर्ण ये सब पुद्गल के ही हैं, शब्द बंध आदि भी पुद्गल के हैं, तो इन दोनों को बताने वाला एक ही सूत्र होना चाहिए था। दो अलग अलग सूत्र क्यों बताए? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया है? कि ये यहां से अपनी चर्चा कल चालू हो रह गई थी कि जब ये दोनों ही पुद्गल को बताने वाले हैं तो फिर एक सूत्र में ही बात कर देते ना, दो अलग अलग सूत्रों में रखने की क्या जरूरत थी। तो उसका खुलासा यहाँ करते हैं कि स्पर्शादि परमाणुओं के भी होते हैं और स्कंधों के भी होते हैं, परंतु सूक्ष्म को छोड़कर शब्दादि व्यक्त रूप से स्कंधों के ही होते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए पृथक सूत्र बनाया है। पॉइंट समझ में आया? क्या समझे कि पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक तो होता है परमाणु और एक होते हैं स्कंध। अब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऑलमोस्ट नहीं, कॉमन, यानी जो जो भी पुद्गल है, चाहे वो परमाणु रूप हो चाहे स्कंध रूप हो, उन सब पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। लेकिन लेकिन ये जो शब्दादि हैं, ये शब्दादि सब में नहीं पाए जाते। इनमें ये स्कंधों में ही होते हैं। किनमें होते हैं मुख्यतया? स्कंद। देखो, शब्द कोई कब बनेगा? एक पुद्गल परमाणु का तो शब्द बन ही जाएगा, परमाणु का समुच्चय होगा तब जाके शब्द बनेगा। बंध होगा, बंध, तो बंध भी कैसे होगा? दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं को मिला के बंध होगा। सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तो ऑलमोस्ट सारे। एक केवल सूक्ष्म एक ऐसा था जिसमें हमने ये देखा था कि परमाणु भी होता है, यानी सूक्ष्म को छोड़कर शेष सारे शब्दादि की अवस्थाएं मात्र कहां पर होती हैं? सूक्ष्म को छोड़कर शब्दादि की अवस्थाएं मात्र क्या कहते हैं, स्कंदों में ही होती हैं, परमाणुओं में होती नहीं है। इसीलिए जब हम अन्य अन्य कई तत्व सूत्र आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां ऐसे बताते हैं कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण परमाणु के भेद हैं और शब्द बंध आदि ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये स्कंधों की अवस्था है। तो परमाणु और स्कंध को अलग से बाइफरकेट करने के लिए दो अलग अलग सूत्र बनाए। तो पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि जब आपने 23वें सूत्र में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला परमाणु बोला और 24वें सूत्र में शब्द बंध आदि वाला परमाणु बोला, तो दोनों के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या आया? तो फंडामेंटल डिफरेंस ये आया कि शब्द बंध आदि वाले जो है वो मात्र स्कंधों में पाए जाते हैं और स्पर्श रसगंध वर्ण वाले सबके बीच में पाए जाते हैं। ये मूलभूत अंतर आया। ओके, अब देखते हैं और आगे। क्या पुद्गल की कुछ और भी पर्याय हैं? इतना तो उन्होंने बता दिया,
इतना तो बता दिए ना। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर भी कि जो भी शेष पुद्गल की पर्याय हैं वे चार शब्द के द्वारा ग्रहण कर लेना। जो भी शेष है वो सब किसके द्वारा ग्रहण कर लेना? चार शब्द के द्वारा ग्रहण कर लेना। मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसे पुद्गलों के नाम बताओ जिस पर हम शब्द आदि के रूप में चर्चा नहीं करके आए हो। बताओ, कुछ ऐसे पुद्गल सोचो जिस पर हमने शब्दादि के रूप में चर्चा नहीं की हो। इलेक्ट्रिसिटी, ये पुद्गल है कि नहीं है? है कि नहीं है? पुद्गल ही है, हम फील कर सकते हैं, झटका लगता है। शब्द बंद आदि में से किसी में रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, यानी वो किस में आएगी? पौद्गलिक है। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या है? पुद्गल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे करके कितने प्रकार के ऐसे स्कंद हैं, सैटेलाइट के सिग्नल्स हैं, ओजोन की लेयर है। अगर आप समझ रहे हैं ना कि पहले तो लोगों को पुद्गल, कम पुद्गलों की जानकारी थी। अब तो हम पुद्गल में ही रचे पचे, तो हमारे पास पुद्गलों की कमी कहाँ है? जो भी है सब पुद्गल ही है। कंप्यूटर की चिप में जो प्रोग्राम, कंप्यूटर की चिप है वो भी पुद्गल है, और कंप्यूटर की चिप में जो प्रोग्राम है वो भी पुद्गल है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी आप देखते हैं, सारी प्राणवायु इतनी सारी हैं, ठोस द्रव्य गैस के रूप में जितने प्रकार के मेंडेलिव ने सारणी में जितने तत्व बताए हैं, बराबर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, न्यूट्रिजन वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? पुद्गल है। जितने भी प्रकार की गैसें हैं वो पुद्गल हैं। जितने भी प्रकार की अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा है, क्रायोजेनिक है, सब क्या है? वो चार शब्द में सब आ जाते हैं। एक्चुअल में आचार्यों ने जब लिखा था तब इतना ही आम जन सामान्य को पता था। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर इतना सारा था तो आचार्य ने कम क्यों लिखा? उसका कारण है कि अभी भी बहुत कुछ है जो जानने लायक है, लेकिन हम बताएं तो बताएं कैसे उसे? बताने के लिए वो शब्द होना चाहिए, लोगों को क्या कहते हैं, पता होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन आचार्यों ने जब सूत्र लिखा था तब इतना ही ज्ञान लोगों को था, और इतना ही ज्ञान था तो इतना उन्होंने लिख दिया। लोगों को, आचार्य को इतना ज्ञान था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। आचार्य तो अंतर प्रज्ञा से बहुत सारे अन्य पदार्थों के भी ज्ञाता हो, लेकिन जगत में जितना प्रचलित था उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। आज कोई तत्वार्थ सूत्र लिखेगा तो आज की प्रचलित चीजों को लिखेगा, कल कोई लिखेगा तो कल की प्रचलित चीजों को लिखेगा। आज जितना लिखा गया उतना पूरा हो गया है ऐसा नहीं है, कल लिखा जाएगा तो कल पूरा हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। जैसे जैसे जीव दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके ज्ञान विज्ञान का विकास होता जाएगा, और वो सब चीजें इसको जानने में आ जाएंगी। अब देखना, गजब बात यह है कि आचार्य आत्मा के वर्णन में चार शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। आत्मा के वर्णन में चार शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन पुद्गल के वर्णन में चार शब्द प्रयोग करते हैं। ये चार शब्द पता क्या है? चा मतलब और भी है। चार शब्द का मतलब क्या है? आ तो थयु पण हजी और छे। आत्मा के वर्णन में चार शब्द प्रयोग नहीं किया, लेकिन पुद्गलों के वर्णन में किया। क्यों भैया? क्योंकि पुद्गल के बारे में उन्हें पता था कि ये पुद्गल के प्रति स्वाभाविक रुचि बनते हैं, और वो जो नई नई चीजें लेकर आएगा, बोले इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो हम हमेशा क्या उत्तर देंगे? तो सब प्रश्नों का समाधान होता है चा से निकल जाएगा। भविष्य में तुम जितनी भी चीजें लाओगे, हम कहेंगे ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, बोले हाँ है, तो वो चा मतलब वो भी क्या है? पुद्गल। एक चा ने ना जाने कितने समय तक के लिए आचार्यों के कथन को क्या कहते हैं, सम्मत बना के रखा कि भाई हमने इसकी संभावना से कहा नकार किया। हमने माना है ना कि इतने तो पुद्गल हैं, इसके आगे भी तुम खोजते जाओ तो खोज लेना और पुद्गल मिलेंगे। होता है ना, वो मेंडलीव की सारणी जब बताते हैं
पहली बार कोई है फिजिक्स का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट यहाँ पे, कि जब सबसे पहली बार बनाई थी तब शायद 93 या 95 पदार्थ थे उसके अंदर, है ना। मेंडेलीव की जो सारणी है केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, अब वहां पे पदार्थों की संख्या कितनी हो गई, 115-16 तक पहुंच गई है, 115, यानी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो सब किसके अंदर है, पदार्थ के अंदर है। तो आचार्य भी कह रहे हैं बढ़ाते जाओ, कोई बात नहीं, चा 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 चा, 1 2 चा चा चा, चलता जाएगा चा चा चा। ये चा शब्द ऐसा कमाल का है, समझे कि नहीं समझे, कि और भी, हाँ हाँ और ले आओ, जितने तुम्हें लाना है सब ले आओ। हम तो तुमसे एक ही बात पूछेंगे, ये जो पदार्थ तुम लेकर आ रहे हो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, बोले है, तो चा चलेगा। बोले इस पदार्थ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, बोले नहीं है, बोले नहीं चा, नहीं चलेगा। पॉइंट समझना है। आचार्यों ने जीव के बारे में ऐसा नहीं बोला कि ऐसे गुणधर्म वाला जीव है तो आगे के गुणधर्म वाला जीव भी मिले, नहीं, जीव तो ऐसा ही मिलेगा, अनादिकाल पहले भी ऐसा ही था, आज भी है और कल भी ऐसा ही रहेगा। जीव में चाचा चा नहीं किया, लेकिन पुद्गल में बोला ये तुम रोज खुरापात करोगे, रोज कुछ इसका मिला के उसमें डालोगे, चाइनीज नूडल, क्या कहते हैं, चाइनीज नूडल्स को भारतीय समोसे में डाल के फ्रेंकी बना, क्या क्या बना लोगे। तुम रोज नई नई चीजें खुरापात से करोगे, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग रोल है, चाइनीज नूडल और भारत के समोसे में डाल दिए और स्प्रिंग रोल बना दिए सब लोग, ऐसा। तो तुम बहुत खुरापात करोगे और उल्टी सीधी चीजें खोजोगे और बार बार हमारा दिमाग खाओगे कि ये इसको किसमें डालें, इसको किसमें डालें। तो हम सबके नाम नहीं बता रहे, हमने तो एक ही चीज बोली, कौन सी, चा 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 चा, मतलब कि जो भी स्पर्श रसगंध वर्ण से सहित हो वो सब क्या है, पुद्गल है, बस शब्द आदि के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए। देखो जो भी शेष पुद्गल की पर्याय है वे किसके द्वारा, च शब्द के द्वारा ग्रहण कर लेना चाहिए। अब देखो 25 नंबर का सूत्र आता है, पुद्गल के कितने भेद हैं, बराबर, क्या सूत्र है, पुद्गल के कितने भेद हैं, तो वहां बताते हैं सूत्र, अणवाह स्कंधाश, कौन सा सूत्र है, अणवाह स्कंधाश, बोलो जरा, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, फिर से बोलो एक बार, हाँ, अणवाह मतलब अणु, बहुत बढ़िया, अणु, अणवाह और स्कंध मतलब स्कंद। पुद्गल के दो भेद हैं, कौन कौन से, एक है अणु और एक है स्कंध, बराबर। कौन कौन से दो भेद हैं, अणु और एक स्कंध। अणु क्या कहलाता है और स्कंध क्या कहलाता है, थोड़ा समझते हैं, वैसे तो आपको पता होगा। पुद्गल दो भेदों में, एक तो हुआ स्वाभाविक रूप से जो उसका वर्णन है वो कहलाता है अणु, और जो दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के मिलने से जो बनता है वो क्या कहलाता है, स्कंध, ठीक है ना। तो अणु और स्कंध ये पुद्गल के दो भेद हैं, ठीक है। देखो इसको अपन समझते हैं, पुद्गल के भेद, परमाणु और स्कंध, पुद्गल किसे कहते हैं, बहुत छोटी परिभाषा लेकिन बड़ी गजब परिभाषा है, जिसके आदि मध्य और अंत एक है, क्या बोला, जिसका आदि मध्य और अंत एक है, एक बात, जिसको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, दो बात, ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा अविभागी अंश। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे, देखो कौन सी मुख्य बात लगी, जिसका आदि मध्य और अंत एक है। देखो ये हमारे ज्ञान का तो विषय है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हम छोटी से छोटी चीज भी लाते हैं, हम उसे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले हमारे पास इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं थी कि टुकड़ों में विभाजित कर पाए हर चीज को, लेकिन अब तो मशीनरी का जमाना है, एक रेत के दानों को 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब वो रेत का दाना भी 1000 टुकड़ों में तो डिवाइड होता है। आचार्य हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज तो ऐसी होगी
जिसको आप दूसरे टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते। लॉजिकल है कि नहीं बात, कि कोई एक ऐसी चीज है जिसे हम किसी दूसरे टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते, वो पुद्गल का सबसे अंतिम टुकड़ा है। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन हमारे अनुमान का विषय जरूर है। बराबर। तो हमने अनुमान क्या किया, हमने अनुमान किया कि कोई ऐसी चीज जिसका आदि मध्य और अंत एक ही हो, मतलब जिसका कोई दूसरा पार्ट हो ही ना सके, जिसे इंद्रियां ग्रहण कर ही ना सके, ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा विभागीय अंश क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पुद्गल का सबसे छोटा अविभागी अंश। देखो, पहले वैज्ञानिक जो फिजिक्स वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, उन्होंने एक शब्द हमें दिया जिसका उन्होंने नाम दिया एटम, अणु। बराबर। उन्होंने अणु की खोज की। अब अणु की खोज करने के बाद में थोड़े और उन्होंने खोजा तो बोले यार अणु में भी एक समस्या है। अणु में भी क्या समस्या है कि अणु के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं। पढ़ी होगी ना इतनी फिजिक्स तो। अणु के अंदर क्या क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चारे बाजू घूमता रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और प्रोटॉन वहां पे उसकी, ये तीन चीजें तो होती है ना। तो जिसे वो अणु या परमाणु कह रहे हैं, उस अणु या परमाणु को भी वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के रूप में डिवाइड कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि जो डिवाइड हो जाए वो परमाणु नहीं। जो डिवाइड हो जाए, मतलब आपने किया ना डिवाइड, कि उस पार्ट में कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स का है जो गोल गोल घूमता है। लैब में किसने देखा है, केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब में मैंने नहीं देखा, मेरा स्कूल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने किताबों से पढ़ा है। बराबर। बाकी जिन लोगों ने लैब में देखा हो तो उन्हें ये पता बताते हैं, लैब में बताते हैं कि देखो ये रहा तुम्हारा न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ये प्रोटॉन है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें लैब में आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से भी आप देख सकते हो। यानी उन्होंने, किसने देखा, हितेन भाई ने देखा है कि किसी ने देखा है? वो तो कॉमर्स में स्टूडेंट है ना, पण स्कूल में આ તો હું તો સંસ્કૃત નો છું, પણ આ તો 10મા સુધીની લેબની વાત છે, આમાં કેમ કોમર્સની વાત આવે? હે, અમારા તો આમ કોઈ નોર્મલ સાયન્સનો સ્કૂલ સાયન્સની સ્ટ્રીમની વાત નથી, આ તો 10th સુધીમાં ભણવામાં આવે, પણ અમારા સ્કૂલમાં લેબ જ નહોતી। મને શોખ હતો ઘણી બધી વસ્તુઓનો, પણ સ્કૂલમાં લેબ જ નહોતી। બરાબર। પણ એ બહુ નાના, સિમ્પલ 6th અને 7th ની ક્લાસમાં આવી જાય છે, આવો સાયન્સ છે। एट में आवे छे? हाँ हाँ, वांधो नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हाँ? कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी साइंस क्या सिद्ध करना चाहता हूं कि साइंस जिसे एटम या परमाणु कहती है वो एक्चुअल में नहीं है। क्यों? क्योंकि दो परिभाषाएं हमने बताई वहां पे। कौन कौन सी? जो दो भाग में डिवाइड ना हो, यानी जिसका आदि मध्य और अंत एक ही हो। बराबर। तो हमने परमाणु में देखा कि उसके ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, करिए ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये परमाणु नहीं। दूसरे नंबर, यहाँ पे बोला इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ना हो वो परमाणु, तो ये भले इंद्रियां नहीं ग्रहण कर पाती, लेकिन माइक्रोस्कोप भी वो एक प्रकार की इंद्री है, इंद्री का विस्तार ही है। जैसे चश्मा क्या है, चश्मा जो पदार्थ दिखता है उसी को दिखाने में सहायक होता है, नहीं दिखने वाली चीज को थोड़ी दिखाने में सहायक होता है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप भी जिसे बता रहा है वो एक तरीके से आपकी आंख का विस्तार ही है। तो जो चीज माइक्रोस्कोप की पकड़ में आ जाए, वो ये मत समझना कि इंद्रिय गम्य नहीं है, वो इंद्रिय गम्य ही है। क्योंकि ये जैसे आंख की क्षमता बढ़ती है तो वो चीज पकड़ में आ जाती है। तो सब माइक्रोस्कोप वाले क्या करते हैं कि प्रोटॉन या परमाणु को पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं मतलब वो जिसे हम परमाणु कह रहे हैं वो ये परमाणु नहीं है, क्योंकि हमने जिसे आचार्यों ने परमाणु कहा है उसकी उन्होंने कुछ खूबियां बताई हैं।
वो कौन कौन सी? आदि मध्य अंत एक है, बराबर, इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, और सबसे छोटे पुद्गल का अविभागी अंश, बराबर। तो वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब स्कंद क्या कहलाता है? और एक और आपको एक बात बताऊं, ये नैनो टेक्नोलॉजी के बेस से मैं कह रहा हूं कि नैनो टेक्निक्स ये कहती है, नैनो टेक्नोलॉजी, कि जो वस्तु जितने सूक्ष्म लेवल पर जाती है उसके अंदर उतने गुणात्मक रूप से परिवर्तन आ जाते हैं, उसके अंदर क्वालिटी रूप में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। स्थूल रूप से जो चीज रहती है उसकी क्वालिटी में कमी रहती है, और सूक्ष्म रूप से जैसे जैसे जाती जाती है तो वह उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाता है। इसीलिए फ्यूचर को हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी वाला कहा जा रहा है। कैसा? नैनो टेक्नोलॉजी वाला, कि भविष्य में ऐसी ऐसी चीजें होंगी कि जो नैनो टेक्स है, मतलब उनका उनकी आकार बहुत कम होगा और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। समझ में आया? ये भविष्य की बात है। तो पौद्गलिक रूप में परमाणु के स्तर पर हर एक पदार्थ में बहुत सारी विशेष क्षमताएं जागृत हो जाती हैं, बराबर ना। उन क्षमताओं को भी यहाँ पर थोड़ा याद करने वाली बात है। अब देखो स्कंद क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। जो एक परमाणु है, एक एक परमाणु मिल गए तो स्कंद बन गया, उससे अधिक हो गया तो वो भी स्कंद कहलाता है, दो या दो से अधिक। देखो अब आगे बढ़ाते हैं, परमाणु में एक साथ क्या क्या होता है। एक साथ अगर आप परमाणु में देखेंगे तो क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष के युगल में से कोई एक चीज होगी, या तो वो ठंडा होगा या गर्म होगा, या स्निग्ध मतलब चिकनाहट वाला होगा, या रुक्ष रुक्ष होगा। इन दो में से कोई एक चीज रहेगी, यानी दोनों विरोधी चीजें नहीं होंगी। ठंडा भी हो जाए, गर्म भी हो जाए, स्निग्ध मतलब चिकना भी हो जाए, और रुक्ष मतलब रूखा रूखा भी रहे। ऐसी दो चीजें उसके नहीं होती हैं। ये इस परमाणु की विशेषता है। दो दो प्रकार का स्पर्श एक साथ रह सकता है। कौन से दो प्रकार का? ये। फिर क्या कहते हैं? एक प्रकार का रस, एक प्रकार का रस। अब परमाणु का रस कैसे होगा? समझ आया? हमने तो अभी तक जो भी रस लिया है वो सब स्कंदों का ही लिया है, लेकिन स्कंदों में रस कहाँ से आता है? मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, भले ही सूक्ष्म वस्तुओं के रस को हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन रस तो उनमें होगा ना। शक्कर के एक दाने में मिठास है, तभी तो एक चम्मच शक्कर जब हम डालते हैं तो पूरी चाय मीठी हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर एक दाने में मिठास नहीं होती तो एक चम्मच शक्कर से चाय कभी मीठी हो पाती क्या? बराबर। फिर कितनी भी अगर उसके एक दाने में रस नहीं है तो पूरे उसमें रस नहीं होगा। सीधी गणित है ना। तो आज जिन भी पदार्थों का आप रस लेते हो, इसका मतलब क्या है? उसके परमाणु परमाणु में रस है। मोतीचूर की एक मोतीचूर का लड्डू होता है ना, मोतीचूर का लड्डू, वो मोतीचूर का लड्डू क्या होता है? कितनी छोटी 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 बूंदी का समूह होता है। तो एक बूंदी लड्डू मीठा है कि बूंदी मीठी है, मुझे बताओ। है? है? बोलो। लड्डू मीठा है कि बूंदी मीठी है? बूंदी मीठी है, इसीलिए लड्डू मीठा लगता है। क्लियर? आप कभी ऐसा सोच भी सकते हैं क्या कि फीकी बूंदी का मीठा लड्डू बन जाए? फीकी बूंदी को तो आप बूंदी नहीं कहोगे, ममरी बोल दोगे उसे। तो ममरी जैसी कुछ हो और उससे मीठा लड्डू बन जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें समझना चाहिए कि भले ही हमें पता चले या ना चले, लेकिन एक एक परमाणु में रस है, और एक परमाणु में एक प्रकार का ही रस है। क्या समझ में आया? 5 प्रकार के रसों में से कोई एक प्रकार का एक ही रस होता है, बराबर ना, अन्य नहीं होता। फिर ऐसे गंध भी एक ही होती है, अन्य नहीं होती। वर्ण भी एक ही होता है, अन्य नहीं होता। यानी इस प्रकार से
एक साथ कुल 5 चीजें परमाणुओं में होती है। अब देखो बहुत सुंदर एक प्रश्न में बहुत अच्छा समाधान कि परमाणु में 2 ही स्पर्श क्यों होते हैं? बोले ऐसा ही स्वभाव है, ज्यादा दिमाग मत खाओ। देखो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का होता है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर यही बात आती है कि भाई अगर कोई चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है? भाई ऐसे ही है, अब उसमें क्या करोगे आप? जैसा स्वभाव है वैसा है, जैसा स्वभाव है वैसा है। आंखें दो क्यों है? स्वभाव ऐसा है। अग्नि गर्म क्यों है? उसका स्वभाव ऐसा है। पानी तरल क्यों है? उसका स्वभाव ऐसा है। तो हम कहाँ कहाँ उत्तर देने जाएं? एक्चुअल में स्वभाव ही जगत में सबसे सामर्थ्य वाली वस्तु है। कौन वस्तु है? स्वभाव जगत में सबसे सामर्थ्य वाली वस्तु है। इसीलिए अगर कोई चीज में आपको प्रश्न होता हो कि ऐसा क्यों है, तो उसका एक ही समाधान होता है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। बराबर समझ में आया है? आ, आ, विज्ञान एक्चुअल में कई बात को एक बड़े पूर्वाग्रह से पकड़ लेता है। हर एक चीज के पीछे पड़ा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है देखने के चक्कर में मैं संसारी क्यों हूं ये भूल गया, मैं दुखी क्यों हूं ये भूल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं संसारी क्यों हूं, मैं दुखी क्यों हूं, ये जो भूल गया है उसको ये याद दिलाने की जरूरत है कि भैया मैं तो जगत की चीजों में ज्यादा माथा नहीं लगाऊंगा। जगत की जो भी विचित्रता है उसे स्वभाव जन्य मानकर उनका ज्ञाता रहूंगा। लेकिन मूलभूत जो मेरी चीजें हैं कि मैं दुखी क्यों हूं और मैं सुखी क्यों हो सकता हूं, इसके बारे में प्रयास करूंगा। बराबर समझ में आया? अब मुझे कई बार वैज्ञानिकों की सब बातें बड़ी बचकानी सी लगती हैं। मंगल पे क्या होता होगा, बराबर, वो अपना जो क्या कहते हैं चांद पर जो अपना रोवर उतरा था उसका क्या हुआ होगा। हर चीज में हम कई बार बहुत सोचने जाते हैं। इतिहास के हिस्ट्री के एंगल से देखते हैं तो अलग सोचते रहते हैं, ज्योग्राफी के एंगल से सोचते हैं तो बहुत अलग सोचते रहते हैं। सब चीजों के बारे में बहुत कुछ हमें जानना है। लेकिन प्रश्न ये है कि जानकर का लाभ क्या है? जाने हुए का लाभ हो तो जानना सार्थक, जाने का कोई लाभ ही ना हो तो जानना क्या काम का। इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि अमुक समय के बाद में पौद्गलिक मर्यादाओं के लिए हमें एक ही शब्द विचारणीय होता है कि ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। और ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करता है तो बहुत सारे प्रश्न उसके समाधान को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर जो आपके पास में स्पेयर टाइम मिलता है उस टाइम को आप धर्म ध्यान आराधन में लगाओगे, और धर्म ध्यान आराधना में लगाओगे तो उसका फल जो आत्मज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हो सकती। समझ में आया? तो अमुक वस्तुओं का समाधान मिलता है, अमुक वस्तुओं का समाधान के लिए यही समाधान है कि ऐसा ही उनका स्वभाव है। अब प्रश्न करोगे ऐसा स्वभाव क्यों है? तो स्वभाव किसी कारण से नहीं होता, किसी कारण से होवे तो स्वभाव नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं? क्या कहना चाह रहा हूं कि स्वभाव कोई एक्सटर्नल कारण से नहीं होता, एक्सटर्नल कारण से जो भी होता है वो स्वभाव नहीं होता। समझ में? जैसे अग्नि का उष्णता है वो उसका स्वभाव है वो किसी एक्सटर्नल कारण से नहीं। अग्नि के संयोग से सब गर्म होते हैं। आप पूछो कि अग्नि किसके कारण गर्म होती है तो हमें यही उत्तर देना पड़ेगा, स्वभाव। बराबर ख्याल में? पानी के कारण सब निर्मल होते हैं, तो कोई ऐसा पानी पानी निर्मल कैसे करता है? वो उसका स्वभाव है। बोले ऐसा क्यों है? तो भैया एक जगह तो आपको रुकना ही पड़ेगा। जो हम एक कारण बताएंगे तो तुम फिर पूछोगे कि वो कारण क्यों है, फिर हम दूसरा बताएंगे तो पूछोगे फिर तीसरा कारण क्यों है। तो सारी जिंदगी दुनिया के रहस्य सुलझाते में रह जाओगे और अपनी आत्मा का जो अद्भुत रहस्य वो जानने में रह जाओगे। बराबर। इसीलिए एक सिंपल सा सूत्र आपको कहता हूं कि बहुत ज्यादा जानने वाले होशियार नहीं होते, काम की बात जानने वाले होशियार होते। पचासों चीजों को आपने जान लिया लेकिन जानने वाले चैतन्य द्रव्य को नहीं जाना तो किस काम का ज्ञान?
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हर जगह पर हमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जिस इन्वॉल्वमेंट के कारण संसार बढ़ रहा है उस इन्वॉल्वमेंट से हट नहीं रहो, और जिस इन्वॉल्वमेंट में के कारण संसार घटेगा उस इन्वॉल्वमेंट में आप प्रवर्तन नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये बुनियादी चीजों का ज्ञान नहीं है तो भले ही आप कितना जान लो, सब निरर्थक। बराबर ख्याल में है? तो दुख और सुख, दुख के कारण और सुख के कारण, ये सब स्वभाव के सापेक्ष समझेंगे तो हमारा जो परम लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना, वो थोड़े नजदीकता के साथ में हमें प्राप्त हो पाएगा। ठीक है ना? देखो आगे चलते हैं। अब एक और बहुत प्रश्न यहाँ पर किया कि बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं चलती, और उसमें ही एक एग्जाम्पल है परमाणु का। अब ये प्रश्न उस समय किया गया था कि जब लोग वास्तव में इन आंखों के अलावा और कोई चीज को जानते ही नहीं थे। आज तो शुक्र है विज्ञान का कि आंखों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम भले देखते जानते नहीं है लेकिन अनुभव कर सकते हैं। बराबर? कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसे हम देखते जानते नहीं है लेकिन फील कर रहे हैं। और खासकर मोबाइल या वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें तो आप अनुभव करने के बावजूद भी आनंद होते कि काम कैसे करती है। आप यहां से किसी को फोटो पहुंचाते हैं, वो व्हाट्सएप से वहां देख लेता है। ये आपके बीच में कोई माध्यम भी नहीं है लेकिन तो भी काम चल रहा है। आप घूमते फिरते बात कर रहे हो, जो यहाँ बोल रहे हो वो वहां सुनाई दे रहा है। मैं यहाँ अपने घर में बैठा हूं और 10 लोग मुझे सुन रहे हैं। ये तकरीबन सारी चीजें पहले के समय में इम्पॉसिबल जैसी कही जाती। तब तो ये प्रश्न लोगों को बहुत होता होगा कि जो इंद्रिय गम्य नहीं है वो कैसे हम मान लें, कैसे हम मान लें। आज लेकिन कम से कम इतना क्या कहते हैं, विज्ञान का उपकार हमारे ऊपर है कि जो सर्वथा नास्तिक जैसे लोग थे, जो इंद्रियों के आगे दुनिया को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, उन लोगों के सामने सैकड़ों ऐसी चीज आ गई है कि जो बियॉन्ड सेंसेस है लेकिन रोज अनुभव में आ रही। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि दुनिया में खरेखर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां तक हमारा ज्ञान अभी नहीं पहुंच पाया है लेकिन वो एग्जिस्ट करती, वो सारी चीजें सत्ता में है। अब वहां से ये प्रश्न उठाना कि अत्यंत सूक्ष्म परमाणु, जो अत्यंत सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप के द्वारा भी जो पकड़ा नहीं जा सकता, आंखों के द्वारा तो पकड़े नहीं जा सकता। और जैसा मैंने आपको कहा कि चश्मा, माइक्रोस्कोप, ये सब क्या है? बोले ये एक प्रकार से आपकी आंखों का ही विस्तार। बस इतना अंतर है कि ये बाहरी रूप से, शास्त्रों में इनको भी इंद्रियां कहा है। इंद्रियों की सहायक सामग्री भी इंद्रियां है, इंद्रियों के विषय भी इंद्रियां है। समय सार की 31 भी कहा था, ये भी इंद्रियां। तो ये अगर जो चीजें आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देख रहे हो वो भी अभी परमाणु को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि परमाणु माइक्रोस्कोप से जो दिखा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला दिखा, मतलब उसके 3 भेद पड़ गए। दूसरे नंबर वो खंड खंड हो गया, आदि मध्य अंत उसका एक नहीं रहा, इंद्रिय गम्य हो गया। तो जिसे हम परमाणु कहते हैं वो तो आदि मध्य अंत रहित है, इंद्रिय गम्य नहीं है, और उसके अलावा देखा जाए तो अत्यंत सूक्ष्म पुद्गल की बेसिक यूनिट है। तो अब यहां प्रश्न करते हैं कि वो परमाणु जाना कैसे जाए? जानने की बात तो दूर रही, वो है ये कैसे मान लिया जाए? हम तो उस पर ही संशय करेंगे। देखो क्या कहते हैं, परमाणुओं के अभाव में शरीर, इंद्रिय आदि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। क्या एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज अगर जाइंट लेवल पर दिख रही है, मैक्रो लेवल पर दिख रही है, इट मींस कि वो माइक्रो लेवल पर है। अगर कोई, इस घर को हम देख रहे हैं, जिस घर में मैं बैठा हूं, इस घर में अगर दीवारें दिख रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ईंट भी होगी, और ईंट दिख रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ईंट का एक जो छोटा सा कण है, टुकड़ा है, वो भी होगा। और अगर वो छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको और पीस कर और छोटा और छोटा और छोटा कर दिया जाए। तो जो चीज बिल्कुल बारीक है, टूथपेस्ट के टूथ पाउडर होता है ना, उतनी एकदम बारीक है,
वो जो दिख नहीं रही है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर उसकी एक मूलभूत इकाई के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? आपने घर देखा, घर में ईंट नहीं देखी, ईंट के टुकड़े नहीं देखे, टुकड़ों में भी जो कितने टुकड़ों से मिलकर जो ईंट बनी, कुछ भी आपने नहीं देखा, लेकिन इतने बड़े घर को देखकर आप एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं? और वो अनुमान गलत है कि सही है? सही बात है, क्योंकि दीवार है तो ईंट होगी, ईंट के बिना दीवार नहीं होगी। अब दीवार को भूल जाओ, टुकड़ों के बिना वो ईंट नहीं होगी। अब ईंट को भूल जाओ, रजकण के बिना वो टुकड़े नहीं होंगे। अब उस रजकण को पकड़ लो तो रजकण के भी सैकड़ों टुकड़े हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते? तो इतने बड़े मकान से इतने छोटे से रजकण की सिद्धि होती है कि नहीं होती? क्योंकि उसके बिना इसका बनना असंभव है। उसी प्रकार यहां पर कहते हैं कि परमाणुओं के अभाव में शरीर, इंद्रिय आदि लक्षण कार्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। शरीर बना कैसे? आप अगर विज्ञान से पूछोगे तो अंगों से बना। अंग कैसे बना? बोले टिश्यू से बने। टिश्यू कैसे बने? बोले सेल्स से बने। सेल्स कैसे बने? अब वो उसके आगे फिर और आप पढ़ते जाओ, वो सेल्स के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। क्या है जो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, आरबीसी है ना, फलाना है ना, ये ऐसे करते करते आप आते जाओगे तो लास्ट में एक पॉइंट पर आएगा जहां से सब बना। लाइट ब्लू। अगर वो नहीं है तो सेल्स कैसे बनी? सेल्स नहीं है तो टिश्यू कैसे बने? टिश्यू नहीं है तो अंग कैसे बना? अंग नहीं है तो शरीर कैसे बना? अगर शरीर है तो वो एक परमाणु है। तो एक परमाणु की सिद्धि आपका शरीर भी करता है। आपका शरीर उस चीज की भी सिद्धि करता है कि जो जिसको आपने कभी देखा जाना नहीं है, लेकिन उस आधार के बिना आपका शरीर कैसे बनेगा? जब पकड़ो इंद्रिया, ये भी कार्य है, इंद्रियों का भी कार्य हो रहा है। तो इंद्रियां भी जो दिखाई दे रही हैं, एक आप विचार करके देखो, ये इंद्रियां भी अपना अपना काम कर रही हैं। आज विज्ञान ने सारे उपकरण बना लिए, लेकिन वो आंख की वो कॉर्निया जो आई ट्रांसप्लांट में बनाते हैं, वो नहीं बना पाए। मतलब दुनिया भर की चीजें बना ली, लेकिन वो इतनी सी चीज नहीं बना पाए। तो अभी भी वो किसी को उससे लेनी पड़ती है, नहीं बना पाए, कारण उस जाति के परमाणु नहीं है। देखो, तो ये कार्य से कारण की सिद्धि होती है। तो ये सब कार्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कारण कोई परमाणु है। अतः आप कंक्लूड करते हैं, शरीर आदि स्कंद रूप कार्यों से परमाणु का अस्तित्व सिद्ध होता है। शरीर आदि जो स्कंद रूप कार्य दिखाई दे रहे हैं, उन कार्यों से उसका कारण परमाणु रूप जो स्कंद है, वो परमाणु है, वो सिद्ध होता है। अब यहाँ पे कोई दूसरा प्रश्न भी कर सकता है कि आपको परमाणु की सिद्धि करके क्या लाभ होगा? हमें तो आत्म सिद्धि करना है। परमाणु की सिद्धि परमाणु बम बनाने वाले कर, हमें तो आत्म सिद्धि करना है। देखो भैया, परमाणु जैसे अमूर्त जैसा है, सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देता, लेकिन किसी के द्वारा